अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का 10वां जिला सम्मेलन कॉमरेड किशन सिंह ढाका मेमोरियल भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य महासचिव अखिल भारतीय जनवादी महिला मोर्चा की सीमा जैन ने कहा कि लगातार राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। बढ़ती महिला हिंसा, बढ़ती महंगाई एवं सांप्रदायिकता के खिलाफ सम्मेलन में प्रस्ताव लिए गए हैं। इसी के साथ कमेटी की ओर से 3 वर्षों का लेखा जोखा पेश किया गया है। नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। आज इस ढाका भवन में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का 10वां जिला सम्मेलन आयोजित हो रहा है। सम्मेलन हमारी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हर 3 साल से होता है। सम्मेलन के अंदर आने वाले 3 वर्षों की पूरी योजना यहाँ बनाई जाती है, रिपोर्ट रखी जाती है बाकायदा, और नई कार्यकारिणी का चुनाव भी इसी सम्मेलन में होता है। इसके साथ साथ में आप जैसा कि देख रहे हैं कि राजस्थान में देख लें या फिर पूरे भारत स्तर पर देखें तो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है वो तेज़ गति से बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई महिला हिंसा के खिलाफ भी यहाँ प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। महंगाई जो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही है, आम जो जनता है उसका जीना बेहाल हो रहा है, इस महंगाई के खिलाफ भी सम्मेलन में प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसके साथ साथ जो सांप्रदायिकता का जो जहर घोला जा रहा है समाज में सरकारों की शह पर, उसके खिलाफ भी जनवादी महिला समिति प्रस्ताव पारित करेगी और अपनी कार्य योजना तैयार करेगी कि इन मुद्दों पर किस तरह से मजबूती से सीकर जिले की जो बहनों को एक मंच पे लाकर संगठन को मजबूत बनाते हुए किस तरह से इस लड़ाई को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। क्या नाम है? डॉक्टर सीमा जैन, राज्य महासचिव अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति। रुकटा का आज राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में शिक्षा का बंटाधार हो रहा है। मुख्यमंत्री लगातार कॉलेज खोलने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ना उन कॉलेजों की जमीन है, ना वहां शिक्षक है, ना वहां बजट है। कोई काम नहीं हो रहा है, केवल घोषणा ही हो रही है। कॉलेजों को बजट नहीं मिल रहा है। कॉलेज खोलने की घोषणाओं से कुछ नहीं होगा जब तक कि उन्हें धरातल पर नहीं उतारा जाए। रुकटा जो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा का संगठन है शिक्षकों का, उसका सम्मेलन का आयोजन हुआ और आज इसका शुभारंभ था। और जिस तरह से यहाँ पर कई विषय आए और मुद्दे आए, उसके अंदर ये देखने को मिला कि राजस्थान के अंदर उस शिक्षा का जिस तरह से बंटाधार हो रहा है, शायद ऐसा मैंने पहले मेरे जीवन में कभी नहीं देखा कि राजस्थान के अंदर हर बजट के अंदर कॉलेजों की घोषणा हो रही है, लेकिन उन कॉलेजों को न तो ज़मीन अवेलेबल करवाई जा रही है, न उनको स्थान अवेलेबल करवाया जा रहा है और ना ही उनके लिए शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। आज सिर्फ एक प्रोफेसर है, वो उस कॉलेज को संभालने के लिए दिया जा रहा है। बजट का प्रावधान नहीं है, शिक्षकों के वेतन नहीं मिल रहे हैं। इस विषय को लेकर बहुत गंभीरता से चिंता की गई है और राजस्थान की सरकार है वो बहरी है, गूंगी है। उनको शिक्षा के बारे में जिस तरह से बंटाधार कर रही है और जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हुई है। इस विषय को लेकर मुझे मुख्यमंत्री से यही कहना है कि अब शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है, इस शिक्षा को स्तर को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी कभी आपको माफ़ नहीं करेगी कि आप सिर्फ कॉलेज खोलते जाएंगे लेकिन कॉलेज में व्यवस्था नहीं होगी तो हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। इसलिए राजस्थान की शिक्षा के प्रति जन आक्रोश बना हुआ है। इसका जवाब आने वाले समय के अंदर जनता चुनाव में दे। सीकर जिले में शनिवार को मिले दोनों नवजात शिशुओं की हालत सही है। दोनों के ज्यादातर हेल्थ टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। आज सीकर बाल संप्रेषण गृह के अधीक्षक डॉक्टर गार्गी शर्मा ने जनाना अस्पताल के NICU वार्ड पहुंचकर दोनों नवजात बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। फिलहाल पहाड़ियों में मिले नवजात बच्चे को कल शिशु गृह में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन पालने में मिली प्री मैच्योर 1.4 किलो वजनी बच्ची को अभी कुछ दिनों तक अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में ही रखा जाएगा। बाल संप्रेषण गृह सीकर की डॉक्टर गार्गी शर्मा ने बताया कि शनिवार को सीकर के जीन माता की पहाड़ियों में मिले नवजात बच्चे और जनाना हॉस्पिटल के पालना गृह में मिली प्री मैच्योर नवजात बच्ची की हालत सही है। दोनों ही नवजातों की स्वास्थ्य संबंधी जांच करवाई गई है, जिनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। अभी दोनों बच्चों की कुछ जांच होना और बाकी है। शर्मा ने बताया कि पालना गृह में मिली प्री मैच्योर नवजात बच्ची का वजन कम होने के चलते उसे कुछ दिनों तक अस्पताल में डॉक्टर्स की देखरेख में ही रखा जाएगा। वहीं पहाड़ियों में मिले नवजात बच्चे को 1 से 2 दिन में शिशु गृह में शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद 2 महीने तक परिजनों के संपर्क नहीं करने पर दोनों बच्चों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर इन्हें गोद देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
बाल संप्रेषण गृह के डॉक्टर गार्गी शर्मा ने बताया कि शनिवार को एक ही दिन में मिले दोनों नवजात बच्चे और बच्चे के सभी मूवमेंट्स नॉर्मल है। ऑक्सीजन लेवल और हार्ट बीट भी सही चल रही है। कल दोनों नवजातों को नाम दिया जाएगा। जी मैडम, अब जो दोनों बच्चे हैं उनकी स्वास्थ्य हालत कैसी है और अब आगे क्या प्रोसीजर रहेगा? दोनों बच्चे वैसे तो स्वस्थ बताए हैं। इनकी जांच वगैरह कुछ जांचें अभी बाकी है और कुछ अभी आ चुकी है। इसमें से इन्फेक्शन तो किसी भी बच्चे को नहीं है, लेकिन जो बच्ची पालने में छोड़ी है वो भी प्री मेच्योर और उसका वजन कम है, तो उसकी स्थिति अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन बच्चा स्वस्थ है, इसको जल्दी शिशु गृह में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब आगे की प्रोसेस में यह है कि इसको कार्य की साइट पर अपलोड किया जाएगा और इसको लीगल फ्री करने के बाद एडॉप्शन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसकी मैडम, जो बच्ची है उसका प्रोसीजर? दोनों की सेम प्रोसेस है। कोई भी बच्चा मिलता है नवजात लावारिस की सेम प्रोसेस है जी। चूरू जिला मुख्यालय के होटल ग्रांड शेखावाटी में पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया का सम्मान किया गया। चूरू पहुंचने पर समाजसेवी गौरीशंकर मांडेवेवाला, पवन बगड़िया, अंकित बाजोरिया ने साफा पहनाकर वो स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। इस मौके पर शहर के गणमान्य जन मौजूद रहे। आज द ग्रैंड शेखावटी रिसोर्ट में ओलंपिक विजेता देवेंद्र जी झाझड़िया जी पधारे हैं। उनका स्वागत गौरीशंकर जी मंडायावाला एवं पवन जी बगड़िया ने किया है। इस मौके पर चूरू के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। हमें गर्व है कि इन्होंने गोल्ड मेडल पैरा ओलंपिक्स में अपने शेखावटी बेल्ट के जीतकर उनकी बहुत बहुत बधाई दी। आपका नाम? अंकित बाजोरिया। जिला मुख्यालय स्थित होटल ग्रांड शेखावाटी में पूर्व सभापति गौरीशंकर मंडावेवाला, सहायक निदेशक कुमार अजय, अंकित बाजोरिया सहित प्रशंसकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए झाझड़िया ने कहा कि देश प्रदेश में खेल को लेकर माहौल बदल रहा है, लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है। शिक्षा विभाग को स्पोर्ट्स के लिए सेपरेट बजट अलॉट करना चाहिए ताकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को खेलने के लिए बेसिक फैसिलिटी मिल सके। उन्होंने बताया कि वे निकट भविष्य में होने वाले पैरा एशियन गेम्स और दूसरी स्पर्धाओं की तैयारी में जुटे हैं। इसके अलावा वे अप्रैल में ही 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए विदेश जा रहे हैं। उनकी हमेशा कोशिश रही है कि खेल के जरिए अधिक से अधिक पदक देश के लिए जीते। आगे भी यही कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन देश के लिए कर सके। उन्होंने युवाओं के लिए अपने संदेश में कहा कि उन्हें किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 1 मिनट में कुछ भी नहीं होता है। अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और फिर शांत चित्त होकर एकाग्रता से प्रयास करें। झाझड़िया ने पद्म भूषण पुरस्कार तक की अपनी यात्रा पर चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें मिला पद्म भूषण पैरा स्पोर्ट्स के लिए एक बड़ा दिन है। इससे पैरा स्पोर्ट्स में एक उत्साह आएगा और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। देवेंद्र ने बताया कि जब 9-10 साल की उम्र में करंट लगने से हाथ कट गया और मैं अस्पताल से वापस घर आया तो लोग मेरे मम्मी पापा से कहते थे कि यह लड़का तो बर्बाद हो गया, साथ ही इसने आपकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। हाथ कटने पर लोग सोचते थे और कहते थे कि लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, सब खत्म हो गया है। आज भी वे पल याद आते हैं तो बड़ा भावुक कर देते हैं। 10वीं कक्षा में जब रतनपुरा के सरकारी सीनियर स्कूल से खेल की शुरुआत की थी तो बहुत से लोगों ने कहा कि क्यों खराब हो रहा है, विकलांग भी कभी खेल सकता है क्या, पढ़ाई पर फोकस करो तो क्या पता कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी कट जाएगी। लेकिन मेरे भीतर एक जोश था, जुनून था, कमजोर नहीं कहलाने की जिद थी। वह इतने बड़े संघर्ष का समय था कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे हौसला दिया। सबने मना किया लेकिन उन्होंने कभी खेलने के लिए मना नहीं किया, मुझे आगे बढ़ाया। कमजोर नहीं कहलवाने की जिद ने मुझे चैंपियन बनाया। उन्होंने बताया कॉलेज में जब सामान्य बच्चों के साथ खेलने जाता था लोग बहुत मजाक उड़ाते थे कि यह सिफारिश है, ये कहां से आया है, ये कैसे भाला फेंकेगा। बाद में जब मैं जीतता था तो वही लोग आकर कहते थे कि सॉरी, हमने आपके लिए ये बोला था। मैं कहता था कि मेरे लिए ये सामान्य बात है, मैं ये शब्द खूब सुन चुका, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इनकी आदत हो गई है। अपने अनुभवों पर चर्चा करते हुए देवेंद्र ने बताया कि 1999 तक राजगढ़ के निजी संस्थान मोहता कॉलेज में पढ़ा। 1999 में जब अखिल भारतीय विश्वविद्यालय टूर्नामेंट के बाद अजमेर यूनिवर्सिटी का चैंपियन बना तो मैंने सोचा कि सरकारी कॉलेज में जाकर पढूं ताकि बचे हुए पैसे खेल पर लगा सकूं। ये सोचकर NMPG कॉलेज हनुमानगढ़ में दाखिला लिया। पैसे बचना मेरे लिए महत्वपूर्ण था। वह पढ़ते हुए 1999 से 2003 तक खुद खाना बनाता था, एक हाथ से रोटी सब्जी बनाता था। वे दिन बड़े संघर्ष के दिन थे। देवेंद्र ने बताया 2003 में ब्रिटिश ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जब गोल्ड मेडल जीता तो यूके से खेलने का ऑफर मिला कि आप हमारे यहाँ से खेलो, सारी व्यवस्था हम करा देंगे। संघर्ष से मुक्ति का एक अवसर था लेकिन मैंने सहजता से मना कर दिया। मैंने कहा कि खेलूंगा
तो सिर्फ अपने देश के लिए और ओलंपिक मेडल जीतूंगा। और वही हुआ। 2004 में मैंने एथेंस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। यदि हमारे पड़ोसी हरियाणा स्टेट है उससे तुलना करें तो राजस्थान में भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा में आपने देखा होगा कि ब्लॉक स्तर पर या तहसील लेवल पे भी स्टेडियम है, वहाँ काफ़ी कोचेज हैं, वहाँ स्पोर्ट्स पॉलिसी में काफ़ी फंड दिया जाता है। आंकड़ों की बात तो नहीं करूँगा, संभावित कह सकता हूँ कि शायद राजस्थान से उनका 4 गुना ज़्यादा बजट है। तो एक इतना छोटा सा प्रदेश का राजस्थान से 4 गुना ज़्यादा बजट होना अपने आप में दर्शाता है कि वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा है राजस्थान के मुकाबले। आज चूरू में अपनों के बीच मिला हूँ और जितने भी मेरे दोस्त हैं मीडिया कर्मी से जुड़े हुए उनसे मिला, बहुत अच्छा लगा। और आगे का टारगेट हमेशा से ही मेरा एक ही रहा है कि देश के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतूँ। आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतूँ। अभी हाल ही में आने वाले जो मेरे टूर्नामेंट हैं, वो जो मेन कंपटीशन है वो मेरा पैरा एशियन गेम्स है जो अक्टूबर में चाइना में होने जा रहा है। सर स्कूलों में ये क्या है? सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी भी राजस्थान में अभाव है और उस पर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विशेष तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा विभाग है इसमें उसको एक स्पेशली स्पोर्ट्स बजट जारी करना चाहिए, ताकि जो भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है उनको एक फैसिलिटी मिल सके। बेसिक फैसिलिटी मिलनी ज़रूरी है, चाहे वो फर्स्ट क्लास का बच्चा हो चाहे वो 8th क्लास का बच्चा हो, क्योंकि बेसिक फैसिलिटी मिलेगी तभी वो आगे जाकर के अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे। यदि वो नेशनल लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंस देता है उसके बाद उसके पास बहुत विकल्प खुले हैं, लेकिन हमें ओपनिंग ग्रास रूट पे काम करने की जरूरत है आज। बिल्कुल, मैं 2 महीने के लिए यूके जा रहा हूं और संभावित 20 अप्रैल से हम यूके जा रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर में जो लंदन में है, और वहाँ पे एक अच्छी ट्रेनिंग करेंगे हम। 2 महीने का एक अच्छा सेशन लगाएंगे और मैं सोचता हूँ वहाँ मेरे को बहुत कुछ सीखने में मिलेगा और उसमें सीख के आऊँगा वो मैं इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करूँगा। जो यंग बच्चे होंगे उनके साथ वो सब चीज़ें मैं शेयर भी करूँगा, ताकि एक अच्छा मेरा अनुभव रहे और यंग बच्चों को वो जो सुविधाएं मैंने ली, वहाँ पे जो फैसिलिटी मैंने ली, उनके बारे में उनको मैं बता सकूँ। अन्य प्रदेशों के मुकाबले सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के युवाओं की एक टीम वंदे मातरम जन सेवा समिति द्वारा आवारा गोवंशों व जानवरों की सच्ची सेवा दिन रात की जाती है। लक्ष्मणगढ़ के युवाओं ने ग्रुप बनाकर मानव सेवा के अलावा आवारा जानवरों और गौ सेवा का संकल्प लेकर वंदे मातरम जन सेवा समिति द्वारा सेवा कार्य में वे लगातार लगे हुए हैं। युवाओं द्वारा निःशुल्क घायल जानवरों की सेवा की जाती है। टीम के सदस्यों ने बताया कि समिति में पंकज बागड़ी, गोपाल बागड़ी, डॉक्टर शिवा सहित अन्य कई जने हैं। जो किसी भी जानवर की कहीं भी चोट लग जाती है या जानवर घायल अवस्था में होता है तो हमें सूचना मिलने के तुरंत बाद हम मौके पर पहुंचकर उसका उपचार करते हैं। सदस्यों ने बताया कि अगर कोई गंभीर रूप से जानवर घायल होता है तो उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद एम्बुलेंस गाड़ी से उसे फतेहपुर भेजा जाता है। गणगौर माता की पूजा में सूरज रोटे के व्रत का खास महत्व है। यह व्रत गणगौर बनने के बाद आने वाले पहले रविवार को रखा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की उपासना होती है जो बहुत ही खास अंदाज में की जाती है। मान्यता है कि ये व्रत रखने से बेटी के पीहर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। रविवार के दिन सुबह सवेरे उठकर गणगौर पूजन वाली लड़कियां दूब लाती है, मां गौरा की पूजा करती है और इसके बाद सूरज भगवान की कहानी सुनती है। यह व्रत शादी के बाद पहली बार गणगौर पूज रही लड़की के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बचपन से करती आ रही इस व्रत का उद्यापन वो इसी दिन करती है। 16 कुंवारी लड़कियां भी उसके साथ ये व्रत रखती है। दरअसल आज के दिन वो तमाम लड़कियां भी ब्याहता लड़की के घर ही पूरा दिन रहती है और वहीं खाना भी खाती है। ब्याहता लड़की सुहाग की सभी चीजें उन लड़कियों को उपहार स्वरूप देती है ताकि उसे अमर सुहाग का दान मिले। सूरज रोटे के व्रत में भगवान सूर्य की कहानी सुनते वक्त अलग से रखे हुए पानी से उस दिन की रसोई बनाई जाती है। इस दिन बिना नमक का खाना बनता है। व्रत के दिन एक खास रोटा बनाया जाता है जिसके बीच बने छेद से भगवान सूर्य के दर्शन किए जाते हैं और जल से उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। सूरज सूरज दीख्यो दीख्यो सोही टूटियो कहते हुए लड़कियां पूरी श्रद्धा से सूर्य को जल अर्पित करती है। इस व्रत की कथा में कहा जाता है कि भगवान सूर्य ने अपनी भक्त की प्रार्थना सुनकर उसे 1.25 पहर का पीहर सुख दिया था, मगर पीहर की इसी समृद्धि और सुख को अखंड रखने के लिए आज भी लड़कियां यह व्रत रखती है। सूरज रोटे का यह व्रत लड़कियों और महिलाओं के लिए मस्ती और मजे का एक और मौका है, जहां वो पूरे दिन हंसी ठिठोली के साथ यह पूजा भी करती है।
शेखावाटी के लाउंडा में पहली बार मुस्लिम समाज के एक परिवार सैयद परिवार की एक सराहनीय पहल हुई है। जिस मुस्लिम समाज में बेटी बहुओं को पर्दे में रखा जाता है, उससे ऊपर उठकर सिमरन बानो के भाई लतीफ, अमीन, रफीक, मोहसिन ने मिलकर बेटी को घोड़ी पर बिठाकर बिंदोली निकाली। सिमरन का निकाह सोमवार को सरदार शहर के रहमान के साथ होना है। समाज में पुत्र पुत्री एक समान का संदेश देने के उद्देश्य से घोड़ी पर बिठाकर बिटिया को कैची घेड़ी व डीजे पर परिजनों ने नाचते गाते उत्साह के साथ बिंदोली निकाली। इसकी कस्बे में चर्चा रही। लड़की के भाई रफीक ने कहा कि जब समाज में यह संदेश दिया जा रहा है कि बेटा बेटी समान है, तो फिर लड़का घोड़ी पर बैठता है तो लड़की क्यों नहीं। जब लड़की की बिंदोली निकली तो इस पहल की हर कोई प्रशंसा कर रहा था। वहीं सब परिवार व रिश्तेदार की पहल से कस्बे में भी एक नया संदेश मिला है। इस दौरान कयूम खां, आदिल खां, सरफुद्दीन, सैयद, फूल मोहम्मद, हारून, सत्तार, आरिफ, अब्दुल, खालिद, अकरम, सिकंदर, जाकिर, आदिल, शोएब, किसान नेता सुरेंद्र, सोहू, श्रवण ठेडी, संदीप, रवि, सलीम सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। सीकर जिले के कांवड़ कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्राम जनता के सहयोग से आयोजित 7वां विशाल रक्तदान शिविर का शुभारंभ थोई थाना सीआई आलोक पुनिया व सीएससी प्रभारी डॉक्टर आर.के. शर्मा द्वारा भगवान श्री राम की फोटो के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर के दौरान आसपास की कई ग्राम पंचायत के लोगों ने शिविर में पहुंचकर रक्तदान किया। शिविर में जयपुर के दोनों हॉस्पिटल की ब्लड टीम द्वारा कुल 351 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। शिविर के दौरान सभी रक्तदाताओं को आयोजक टीम द्वारा प्रशस्ति पत्र व पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। शिविर के समापन पर आयोजक टीम द्वारा रक्त संग्रहण करने आई ब्लड टीम को भी प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह स्वरूप भगवान की फोटो भेंट कर सम्मान किया गया। शिविर के दौरान श्यामलाल सैनी, रमेश कुमार मल्लाका, रामोत्तार सिंह बड़सरा, संदीप सोवतिका, राकेश बंसल, उमेश हरिद्वाल, राकेश मिश्रा, रवि सैनी, बाबूलाल सोनी, चंद्र प्रकाश बंसल, दीपेंद्र चौधरी, विजय सैन, ललित सैनी, महेंद्र खोकर, विकास मिश्रा, सावरमल अग्रवाल, जितेंद्र सैन सहित कई लोग मौजूद रहे। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने का सपना अब साकार होने को है। प्रदेश में 41 साल पहले रेल विद्युतीकरण का पर्दापण होने के बाद जोधपुर मंडल भी देर से ही सही मगर इलेक्ट्रिक ट्रेन के संचालन से महज एक कदम की दूरी पर है। जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन के बीच 104 किलोमीटर रेलखंड पर रेल विद्युतीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर चलाकर पूरा किया गया। विद्युतीकरण कार्य में जुटे कार्मिकों और अधिकारियों ने आखिर निर्धारित समय अवधि में विद्युतीकरण कार्य पूरा करने में सफलता हासिल की है। रविवार देर शाम तक जोधपुर रेलवे स्टेशन पर यार्ड और मुख्य प्लेटफॉर्म पर भी इस कार्य को पूरा करने की मशक्कत देखी गई। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे का कहना है कि इस बात की खुशी है कि जोधपुर मंडल इलेक्ट्रिक ट्रेन के संचालन से एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। इससे न सिर्फ यात्री सुविधा में वृद्धि होगी बल्कि पश्चिमी राजस्थान में विकास के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। उन्होंने बताया कि जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन खंड पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा करवा लिया गया है और निर्धारित कार्य क्रमानुसार पश्चिम क्षेत्र संरक्षण आयुक्त जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन रेल खंड पर विद्युतीकरण कार्य का बारीकी से निरीक्षण कर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के बारे में उचित दिशा निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर रवाना होने से पूर्व जोधपुर एयरपोर्ट पर जनता की समस्याओं को सुना। एयरपोर्ट पर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन लेकर आए लोगों के अलावा कई लोगों ने तीव्रतर विकास और पुरानी पेंशन बहाली पर उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री गहलोत ने इससे पूर्व सर्किट हाउस में आमजन की समस्याओं को सुना, बातचीत की और कार्यवाही के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री से सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न समाजों और संगठनों के प्रतिनिधियों आदि ने भी मुलाकात की और बजट घोषणाओं, शहरी और ग्रामीण विकास की गतिविधियों और पुरानी पेंशन बहाली के लिए आभार जताया और कहा कि उनके नेतृत्व में राजस्थान ऐतिहासिक विकास की ओर अग्रसर है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों द्वारा की जा रही 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ ही बैंक यूनियंस द्वारा सीकर में दिनांक 28 मार्च सोमवार को प्रातः 11:30 बजे कलेक्ट्रेट के सामने मिलन रेस्टोरेंट की गली में एसबीआई बैंक ढाका भवन के पास प्रदर्शन व सभा का आयोजन किया जाएगा। सभा को बैंक यूनियंस के पदाधिकारीगण व श्रमिक नेतागण संबोधित करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ ग्रामीण बैंक के अधिकारी कर्मचारी भी हड़ताल में भाग लेंगे। अपनी मांगों के समर्थन में बैंकिंग क्षेत्र के राष्ट्रीय स्तर की यूनियंस में AIBEA, AIBOA, बेफी के साथ ग्रामीण बैंक यूनियन एसोसिएशन भी हड़ताल में सम्मिलित होंगे। 28 व 29 मार्च को 2 दिवसीय बैंक हड़ताल के तहत सीकर जिले में सरकारी व ग्रामीण बैंकों में हड़ताल रहेगी। 2 दिवसीय इस हड़ताल को AIBA, बेफी
AIBOA व ग्रामीण बैंकों की राष्ट्रीय स्तर की यूनियनों ने आह्वान किया है। इनके सभी सदस्य 2 दिन हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल की अपनी मांगों को लेकर के सीकर जिला मुख्यालय पर, कलेक्ट्रेट के सामने, मिलन रेस्टोरेंट की गली में, SBI बैंक व ढाका भवन के सामने हड़ताली कर्मचारी अधिकारी एकत्रित होकर के सभा करेंगे एवं प्रदर्शन करेंगे, जिसको यूनियन के पदाधिकारीगण एवं श्रमिक नेतागण संबोधित करेंगे।